हेलो फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे द व्हीकल। जो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा तो सारा कुछ वही दिया हुआ है, बट इसमें डिटेल्ड है। कहते हैं जो अंडर राइटिंग अप्रोच है डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द व्हीकल। वो टाइप्स ऑफ किस तरह की टाइप्स ऑफ व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे एज ऑफ द व्हीकल, वैल्यू ऑफ द व्हीकल, टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ आईटी, कलर एक्सेट्रा। कहते हैं ये देखा गया है एज सीन अर्लियर व्हीकल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन प्राइवेट कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कमर्शियल व्हीकल्स। और ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, प्राइवेट कार, कमर्शियल मोटरसाइकिल एंड टू व्हीलर्स, है ना। तो ये जो चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके बारे में डिटेल्ड में दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है आईडीवी, ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी, मैन्युफैक्चरर व्हीकल मैन्युफैक्चर कब हुआ, और द परचेज प्राइस एंड द इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, और इंश्योर्ड की डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है। हमें पता ही है जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो इंश्योर्ड डिसाइड करता है इंश्योरर के साथ कि हाँ जी, वो डिपेंडिंग वो रहता है कि आपके कितनी डेप्रिसिएशन कटती है। जैसे हमने आईडीवी कैलकुलेशन का चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, परचेज प्राइस पर आगे डेप्रिसिएशन कटती रहती है और उसके बाद आईडीवी डिसाइड हो जाती है। तो जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है कहते बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। इन द रिलेशन ऑफ द एज ऑफ द व्हीकल इज इंपॉर्टेंट फैक्टर एज ए कंज्यूमर कोर्ट। अभी जो कंज्यूमर कोर्ट है, अगर मानो उसमें कुछ कोई क्लेम रिगार्डिंग कुछ लिटिगेशन जाती है तो वो कहते हैं जो आईडीवी है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मानो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो कोर्ट है वो पॉलिसी होल्डर के साइड में ही रहेगा, ठीक है, कि पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट देखेगा कि क्या है। इसके लिए जो आईडीवी है वो लोअर नहीं होनी चाहिए, ना लोअर भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन वो एग्रीड फार्मूला जो दिया हुआ था डेप्रिसिएशन का, आईडीवी कैलकुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ स्पेशली बिकॉज दे आर बीइंग नो प्रो राटा कंडीशन। कहते हैं इसमें प्रो राटा कंडीशन नहीं होती, इसके लिए जो इसकी आईडीवी है वो कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर होनी चाहिए। प्रो राटा बेस का हम लास्ट में समझेंगे कि ये क्या कंडीशन है। ओके, कहते हैं जो मेजोरिटी ऑफ द मोटर क्लेम है वो पार्शियल लॉसेस होते हैं, ठीक है, और इसमें प्रो राटा कंडीशन नहीं होती, जिसकी वजह से अगर इन जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको बैडली इफेक्ट पड़ता है। तो वो जो ये है आईडीवी कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अभी प्रो राटा कंडीशन क्या है, जैसे इसमें मानो आईडीवी 2 लाख है, ठीक है, तो जो व्हीकल है 2 लाख है आईडीवी, ठीक है, जो व्हीकल का ओनर है, ठीक है, मीन्स के उसने क्लेम ले लिया 1 लाख का, एक क्लेम लिया फर्स्ट, सेकंड क्लेम लिया 1 लाख का, फिर क्लेम ले लिया 1 लाख का, अभी 3 लाख हो गए ना थोड़ा थोड़ा टाइम पाके, ठीक है, बट उसकी एडवी है 2 लाख। प्रो राटा अगर होता तो मानो 1 लाख का क्लेम लेता तो उसमें 1 लाख का बैल रह जाता, और 1 लाख का और लेता तो उसमें वो 2 लाख उसका ज़ीरो हो जाता। बट इसमें प्रो राटा कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं है। तो क्या होगा, तो मीन्स के इसीलिए कहते हैं जो आईडीवी कैलकुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज ऑफ द व्हीकल्स। कहते हैं जब अंडर राइटिंग की बात आती है, अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एज बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि जैसे एज, कहते हैं व्हीकल की एज जैसे बढ़ती जाती है तो उसमें डिफेक्ट्स भी आते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती है, मेंटल फटीग आ जाती है, ठीक है, कुछ खुद ब खुद ही डेंट पड़ने लग जाते हैं, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है क्योंकि मेटल है ना उसमें, मेटल फटीग हो गया, कुछ ऐसे अपने आप इफेक्ट पड़ते रहते हैं। तो जो अंडर राइटिंग गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो अभी अंडर राइटिंग गाइडलाइंस कहते हैं इंश्योरर के हिसाब से इंश्योरर टू इंश्योरर अलग अलग होती हैं, डिफर होती हैं, अलग होती हैं, बट देयर इज़ अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन द अप्रोच अडॉप्ट। बट एक मोटा मोटा कहते हैं, एक मोटा मोटा एग्रीमेंट दिया हुआ है इसकी अप्रोच के लिए। क्या है? कहते हैं जो प्राइवेट कार्स हैं, मतलब 15 साल तक, 15 साल के बाद वाला उसको ना मोस्टली जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कॉम्प्रीहेंसिव प्रोवाइड नहीं दे, मतलब उनको कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं देती। कॉम्प्रीहेंसिव क्या है? जिसमें ओन डैमेज कवर होता है, तो उनको कॉम्प्रीहेंसिव कवर नहीं देती, बट उनका थर्ड पार्टी कवर हो सकता है, रिस्क बस थर्ड पार्टी ही कवर होता है। बट इन केसेस में क्या होता है, जिसमें 15 साल से ऊपर एज होगी व्हीकल की, उसमें फायर या थेफ्ट रिस्क ही मिलता है कॉम्प्रीहेंसिव में, बट दूसरा कॉम्प्रीहेंसिव और ऑन डैमेजेस वगैरह कवर नहीं होता, ठीक है। अगर कहते हैं कार की एज 10 साल से 15 साल के बीच बीच में है, ठीक है, ओल्ड आर, तो उसको कॉम्प्रीहेंसिव एक्सेप्ट किया जाएगा, बट उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा?
फिर से बता रहा हूँ कि कार जो 15 साल से लेके 10 साल के बीच बीच में उस वाली एज वाली गाड़ी को, ठीक है, एक्सेप्ट तो कॉम्प्रिहेंसिव के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बट उसमें कंडीशन क्या रहेगी, जो इंश्योरेंस ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जो इंश्योरेंस कंपनी का ऑटोमोबाइल इंजीनियर होगा या कोई इंडिपेंडेंट सर्वेयर होगा, ठीक है, वो अपनी एक उसकी इंस्पेक्शन करेगा, उस गाड़ी को ध्यान से देखेगा, उसकी इंस्पेक्शन करेगा और उसकी रिपोर्ट, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को देगा। रिपोर्ट में क्या होगा कि इंजन कैसा है, इंजन की कंडीशन कैसे है, बॉडी वर्क कैसे है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स काम कर रही हैं अच्छे से कि नहीं कर रही, टायर कैसे हैं उसके, स्टीयरिंग कैसी है और जनरल मेंटेनेंस कैसी है व्हीकल की, ये सारी कुछ उसमें लिख के अपनी रिपोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी को देगा। तो 10 साल से लेके 15 साल तक के बीच जो 5 साल वाली हैं, ये 5 साल वाली गाड़ियों को कॉम्प्रिहेंसिव कवर में दिया जाएगा, ठीक है। देन हमारा है मॉडल गाइडलाइंस ऑफ एज ऑफ द व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमारा मॉडल गाइडलाइंस, ये बिल्कुल ऊपर जैसे हम पढ़ के आए ना एज ऑफ द व्हीकल, तो उसको ही कोरिलेट करता है कि कितनी एज में कौन सी पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। तो कहते जब टैरिफ रिजाइम हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द टैरिफ रिजाइम, जब टैरिफ गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था इन 1918 में, ठीक है, 1979 में वो टैरिफ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1980s में जब स्टार्ट हुआ तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई, ठीक है, क्योंकि एज वाइज, ठीक है, अभी किस एज में कौन सी इंश्योरेंस होगी, एंड देयर वर एज फॉलो, और ये नीचे दी हुई हैं, जैसे कहते टैक्सी, फ्रेश एक्सेप्टेंस, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर। इसका मतलब है कि कोई टैक्सी गाड़ी है, ठीक है, और वो अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास आ रही है इंश्योरेंस करवाने के लिए, मींस फ्रेश एक्सेप्टेंस है कॉम्प्रिहेंसिव कवर के लिए। तो कहते जब 3 साल तक आएगी तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर दिया जाएगा। अगर 5 साल में आती है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगेगी, नाल सेटिस्फैक्ट्री क्लेम एक्सपीरियंस उसका होगा तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कवर दिया जाएगा। 5 साल से लेके, ठीक है, 7 साल तक का, तो उसमें भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगेगी, साथ में कंपलसरी एक्सेस और लग जाएगा जैसे 500 रुपीज़, ठीक है, जो डिस्काउंट के बिना रहेगा। और अगर 7 साल का क्रॉस कर जाती है, 5 के 7 के बीच में, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है प्लस कंपलसरी एक्सेस है 500, और अगर 7 को भी क्रॉस कर जाती है तो सिर्फ एक्ट ओनली पॉलिसी रह जाएगी, मीन्स थर्ड पार्टी पॉलिसी रह जाएगी। देन तो रिन्यूअल, अगर मानो एक ही कंपनी से वो एक्सेप्टेंस नहीं है, फ्रेश एक्सेप्टेंस नहीं है, और वो रिन्यूअल केस है, रिन्यूअल केस में क्या होगा कि सेम इंश्योरर से चल रहा है, तो उस टाइम उसका क्लेम एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या लॉस मेकिंग है। तो ऐसा 10 साल तक चलेगा और उसको कॉम्प्रिहेंसिव दिया जाएगा। अगर 10 साल से क्रॉस कर गया वो व्हीकल, चाहे उसका सेम इंश्योरर है, फिर भी उसकी जो पॉलिसी है वो एक्ट ओनली पॉलिसी मानी जाएगी, ठीक है। देन हमारा है कमर्शियल व्हीकल्स, फ्रेश प्रपोजल्स, कॉम्प्रिहेंसिव। ये ना गुड्स कैरिंग व्हीकल्स के लिए है पहले, ठीक है। तो पहला हमारा है गुड्स कैरिंग व्हीकल ऑन गुड्स अप टू 5 ईयर पैकेज पॉलिसी। जो गुड्स कैरिंग में है अप टू 5 ईयर तक पैकेज पॉलिसी मिलेगी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगी। 5 से 7 बीच तक उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी पड़ेगी पैकेज पॉलिसी के लिए। अगर 7 ईयर से और 10 ईयर के बीच में रहती है, ठीक है, वो सेटिस्फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहेगी और कंपलसरी एक्सेस उसका बढ़ा के 2500 कर दिया जाएगा। तो पहले टैक्सीज वाले केस में 500 था, गुड्स कैरिंग वाले में आ गया 2500, और 10 साल के बाद एक्ट ओनली पॉलिसी हो जाएगी। उसमें 7 साल के बाद एक्ट ओनली पॉलिसी होती है फॉर द फ्रेश प्रपोजल फॉर्म, ठीक है, ओके। देन डिस्पोजल व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सब्जेक्ट टू फर्दर कंपल्सरी एक्सेस ऑफ 500। डिस्पोजल मीन्स, ठीक है, वही है कि कैसे उसमें व्हीकल में रिन्यूअल है कि कैसे है, तो उसके इसमें 500 रहेगी, ठीक है। रिन्यूअल में कहते हैं जो अगर सेम इंश्योरेंस से चल रही है, ठीक है, तो 12 साल तक वो पैकेज पॉलिसी देंगे, ठीक है, बट उसका क्लेम एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा कि उस पॉलिसी पीरियड के दौरान, ठीक है, और 12 साल के बाद वो एक्ट ओनली पॉलिसी रह जाएगी। नेक्स्ट हमारा पब्लिक कैरियर। पब्लिक कैरियर में क्या है, 5 साल तक पैकेज पॉलिसी, 5 साल और 6 साल के बीच में इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगेगी, ठीक है, और कंपलसरी एक्सेस विदाउट कंपलसरी एडिशनल कंपलसरी एक्सेस लगेगा। या तो कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री क्लेम रिपोर्ट क्लेम एक्सपीरियंस लगेगा,
साथ में पूछा जाएगा, या तो उसका एडिशनल कंपल्सरी एक्सेस विदाउट डिस्काउंट बढ़ा दिया जाएगा। अगर 7 साल के बाद है तो एक्ट ओनली पॉलिसी। रिन्यूअल केस में ठीक है उसकी पॉलिसी 10 साल तक पीरियड हो सकती है, 10 साल के बाद एक्ट ओनली पॉलिसी रह जाएगी। कहते हैं ये जो गाइडलाइंस हैं जो हमने ऊपर पढ़ के आए, ये कहते हैं अभी भी ना फॉलो की जाती हैं, स्टिल फॉलोड, ये अभी भी फॉलो की जाती हैं, बट इसमें ना थोड़ी बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट होती है। मीन्स थोड़े से अल्टरनेशन होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये अभी फॉलो की जाती हैं। ठीक है, सब में क्लेम एक्सपीरियंस में सब कुछ ये अभी भी फॉलो की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो क्रैश टेस्ट। जो हमने सब पहले पढ़े ना वो हम डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं। क्रैश टेस्ट मैंने जैसे बताया था, वो क्रैशिंग टेस्ट चेक करते हैं कि कार कितनी ड्यूरेबल है, कितनी ताकतवर है, ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि हाँ जी अगर एक्सीडेंट हो तो वो उसमें स्टेबल कर सकती है कि नहीं कर सकती उसमें। ठीक है, अगर रियल लाइफ में जो कंप्लाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द व्हीकल इज़ अ क्रूशियल फैक्टर फॉर रेटिंग रिस्क। कहते जो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स हैं वो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो क्रूशियल फैक्टर हैं व्हेन वी डिसाइड रेटिंग्स। इट इज़ बेस्ड ऑन UN स्टैंडर्ड। जो UN स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑटो क्रैश टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो ऑटो क्रैश टेस्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अभी UN क्या है, यूनाइटेड नेशंस होगा शायद, सारे नेशन से एक साथ मिलके कोई उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं। कहते ये जो टेस्ट्स हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं ग्लोबल कार सेफ्टी वॉचडॉग। किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? ग्लोबल कार सेफ्टी वॉचडॉग, ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP, इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इनके द्वारा वो कंडक्ट किए जाते हैं। द कार आर ड्रिवन एट 56 किलोमीटर पर आर kmph किलोमीटर पर आर एंड 64 किलोमीटर पर आर। जो NCAP स्टैंडर्ड है, NPAP स्टैंडर्ड मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम स्टैंडर्ड है, अगेंस्ट द स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट इज स्टडीड फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्रिवन एंड द ऑक्यूपेंट। मानो उसमें एक स्टैटिक, यहाँ पे लिखा है ना स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो हमने पहले डिस्कस किया है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और एक कार है। कार में बंदे बिठाए जाते हैं 4 जाने, जिसमें एक ड्राइवर हो गया और बाकी पैसेंजर्स हो गए, और उसमें स्टैटिक उसमें क्रैश टेस्ट किया जाता है। उसकी जो स्पीड रहती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है 2 स्पीड पे चेक होता है, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया और दूसरा है 64 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड में उससे अटैच किया टकराया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, गाड़ी पूरी ख़राब हो जाती है, टोटल लॉस हो जाती है या बच जाती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ UN स्टैंडर्ड्स। कहते हैं ये इंडिया ना UN स्टैंडर्ड्स का एक सिग्नेटरी है। स्टैंडर्ड ऑफ द सेफ व्हीकल R94 विच प्रिस्क्राइब 56 किलोमीटर क्रैश टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग 56 किलोमीटर पर आवर का क्रैश टेस्ट होता है। फिर भी जो गवर्नमेंट है इंडिया की हैज़ नॉट मैंडेट द टेस्ट सो फार, कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे मैंडेटरी नहीं किया, ज़रूरी नहीं बनाया क्रैश टेस्ट को। कहते हैं एट प्रेजेंट का आर काल जो अभी नई गाड़ी बनती है इंडिया में, ठीक है, उनका ना फ्रंट का और रियर का इम्पैक्ट चेक किया जाता है एट द 48 किलोमीटर पर आवर पे। कहते हैं ये जो बार है, ये जो मतलब डाटा दिया है, ठीक है, वो बीइंग कंसीडर्ड फॉर रेज 56 किलोमीटर पर आवर बाय 2015 में इसको रेज़ कर दिया गया इस बार को, तो कर दिया 56 किलोमीटर, पहले था 48 किलोमीटर, बाद में 56 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, अभी कहते हैं व्हेन इंडिया प्रपोज टू हैव इट्स ओन NCAP क्या है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ फ्रंट की और रियर की नहीं चेक कर रहे थे, अभी वो फुल बॉडी का टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये टेस्ट कंडक्ट हुआ चेन्नई में। इवन द लो स्टैंडर्ड आर नॉट मेट द पॉपुलर कार लाइक वोक्सवैगन। कहते कुछ कार्स हैं जैसे ना जिसमें ना इवन के सेफ्टी स्टैंडर्ड भी नहीं थे, ठीक है, लो स्टैंडर्ड भी नहीं फॉलो हुए थे, है ना, भी वहाँ पे उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड भी नहीं मेट हुए थे। लाइक फोक्सवैगन हो गया, टाटा हो गया, टाटा की नैनो होगी, टाटा नैनो, ऑल्टो 800, हुंडई। कहते बिसाइड्स पोलो विदाउट एयर बैग, वॉच
हैव फेल्ड द UN स्टैंडर्ड टेस्ट। कहते एक पोलो भी थी जिसमें एयर बैग, जो विदाउट एयर बैग थी, उसमें भी वो फेल होगी UN स्टैंडर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग। वाइल द मैन्युफैक्चरर मेनटेन दे आर कंपाइल विद इंडियन नॉर्म्स एंड सेलिंग कार्स विद एयर बैग्स एंड एडिशनल सेफ्टी वेरिएंट्स। तो इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या मतलब ये किया कि जो एयर बैग के साथ या दूसरे वेरिएंट के साथ सेफ्टी वेरिएंट्स के साथ वो गाड़ी सेल की। अभी जो इंडिया में गाड़ी सेम इंडिया में मैन्युफैक्चर बनती है वो इतने हाई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, वो जितने की ये UN ने स्टैंडर्ड रिगरस है, यानी कि कठोर है, जितने उनका स्टैंडर्ड उतना हमारा स्टैंडर्ड नहीं है इंडिया का, ठीक है। बट अगर इंडिया वाली गाड़ी एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको जो UN ने स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही फॉलो करना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग के पहले, ठीक है। और अगर मानो हमने लैक ऑफ कंप्लाइंस, अभी लैक ऑफ कंप्लाइंस मीन्स लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल NCAP नॉर्म्स। अभी कहते इनकी हमारी लैक कमी है, एक NCP नॉर्म फॉलो नहीं होते क्रैश टेस्ट में, तो ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरर की लाइबिलिटी बढ़ाने में। यानी कि अभी मानो क्रैश टेस्ट अच्छा होता तो इतना डेथ ना होती, ऑन डैमेजेस टोटल लॉस क्लेम ना होते, है ना। बट इन्होंने क्या हो गया कि ये अगर नहीं परफॉर्म होता तो क्या होता है कि जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे भी लाइबिलिटी बन गई तो क्लेम बढ़ गए, टोटल लॉस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कलर ऑफ द व्हीकल। कहते कलर भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, व्हीकल में कैसे डिपेंड करता है, कैसे, जैसे इंटरनेशनल स्टडीज़, एक इंटरनेशनल स्टडी द्वारा पता लगा है जो ब्लैक कलर है, रेड है या येलो है, ये वाली कलर की पेंटेड कार्स हैं, ये ना इनका ये प्रोन टू एक्सीडेंट है, मीनिंग इनका ना एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और जो वाइट कार है उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टडी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है कि उसकी चोरी बहुत होती है। चलो ये एक इंटरनेशनल स्टडी के वो द्वारा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, देन मिलिट्री डिस्पोजल व्हीकल। मिलिट्री डिस्पोजल व्हीकल्स कौन से हैं जो मिलिट्री ने यूज़ करके छोड़ दिए, और कई बंदे होते हैं कि उनको मॉडिफाई करवा के यूज़ करते हैं। कहते हैं अगर उसका प्रपोजल कंपनी के पास आता है तो जो उसकी इंस्पेक्शन ज़रूरी होती है, ठीक है, फॉर द पैकेज पॉलिसी। थर्ड पार्टी तो नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है, रिसीव्ड बट थर्ड पार्टी तो नॉर्मल मिल जाता है, बट उसको अगर पैकेज पॉलिसी ऐड करवाना चाहता है रिन्यूअल के टाइम या ड्यूरिंग द कंसी ऑफ द पीरियड, तो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगेगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वही है, इंजन चेक करेंगे, बॉडी चेक करेंगे, मेंटेनेंस, टायर वगैरह ये सब कुछ देखा जाएगा, और उनका इंजीनियर या इंडिपेंडेंट सर्वेयर है ना वो करेगा उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग,